वेलकम टू B2P क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, ये हेल्थ एंड डिजीज का सेकेंड लेक्चर है और आज स्टार्ट करेंगे हम लोग इम्यूनिटी। देखो, पहले हम लोग थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे। थ्योरी पार्ट पढ़ने के बाद में फिर हम लोग इस टॉपिक पे इम्यूनिटी के ऊपर में बहुत सारे MCQ 20 से 25 MCQ करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्यूनिटी चैप्टर्स। देखो, पहली बात, इम्यूनिटी होता है क्या है? इट इज द It is the ability of the immune system of the body to fight against the disease causing organisms। ठीक है, ये हम लोगों का बॉडी का एक एबिलिटी है। वो क्या करता है, जो हम लोगों के बॉडी में डिजीज करता है, जो ऑर्गेनिजम्स डिजीज करते हैं उनसे वो फाइट करता है। यानी कि फॉरेन ऑर्गेनिज्म से फाइट करने का जो हम लोगों की बॉडी में कैपेसिटी होता है उसी को हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी कहते हैं। नाउ देखो, इम्यूनिटी का दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक को कहते हैं हम लोग इननेट इम्यूनिटी, दूसरा को हम लोग कह देंगे अक्वायर्ड इम्यूनिटी। चलो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इननेट इम्यूनिटी। क्या कह रही है इसके बारे में? इस इननेट इम्यूनिटी में 3 पॉइंट को ध्यान में रखना। इट इज द नॉन स्पेसिफिक डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो ये क्या कर रही है, नॉन स्पेसिफिक होता है। दैट मीन्स स्पेसिफिक नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है। और एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि बर्थ से ही, जब से इंसान पैदा होता है तब से ये इम्यूनिटी प्रेजेंट होता है। फिर कह रहा है इट प्रोवाइड्स बैरियर्स टू एंट्री ऑफ द फॉरेन एजेंट्स इनटू आवर बॉडी। ये हम लोगों को क्या कहता है, हमारे बॉडी में जो फॉरेन एजेंट्स होगा, यानी कि वो एजेंट जो हमारे बॉडी में हार्म करता है, हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, उसको वो रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, अब देखो इननेट इम्यूनिटी में कह रहा है इसका फर्दर 4 टाइप्स आ जाएंगे। ठीक है, इननेट इम्यूनिटी का फर्दर कितना टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स। तो इननेट इम्यूनिटी समझ में आ गया क्या होता है? पहली बात ध्यान में रखना, ये नॉन स्पेसिफिक होता है और ये एट द टाइम ऑफ बर्थ के टाइम से ही ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ इसका 4 टाइप्स होते हैं। पहला इसका कौन सा टाइप्स है? फिजिकल बैरियर। क्या कह रहा है फिजिकल बैरियर में? स्किन ऑन आवर बॉडी इज द फर्स्ट एंड मेन बैरियर विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे तुम देखो, हम लोगों के बॉडी में स्किन होते हैं, तो वो क्या करता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों के स्किन से तो पास नहीं हो पाता है। इस वजह से वो क्या कर रहा है, स्किन एज अ फिजिकल, एक तरह का फिजिकल बैरियर का काम कर रहा है। अच्छा देखो, यहाँ पे जो हमारा स्किन होता है वो क्या किसी एक पर्टिकुलर टाइप के डिजीज को रोकता है? मतलब कि सोचो, बैक्टीरिया आएगा वो उसे भी रोकता है, वायरस आता है ये उन्हें भी रोकता है, कोई फंजाई आ रहा वही उसे भी रोक रहा है। तो इसलिए क्या कहा था यहाँ पे स्टेटमेंट में, नॉन स्पेसिफिक। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा स्किन है तो या हमारा स्किन सिर्फ और सिर्फ वायरस को रोकता, नहीं, हमारा स्किन वायरस को भी रोकता है, बैक्टीरिया को भी रोकता है, और अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है जो डिजीज कॉजिंग करता है उन सभी को रोकता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे नॉन स्पेसिफिक टाइप। ठीक है, इननेट इम्यूनिटी का जितना भी जो 4 टाइप्स ऑफ बैरियर पढ़ेंगे वो सारे के सारे कैसा होता है, नॉन स्पेसिफिक होते हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब क्या है? देखो, ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो सबसे पहले किससे किसके कांटेक्ट में आता है? हम लोगों की स्किन में। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को बॉडी प्रोटेक्ट ये करता है स्किन। उसके बाद जो हमारा जो सेकेंड आएगा, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, वो लोग हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, म्यूकस कोटिंग ऑफ द इपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल and urogenital tract also help in trapping the microbes entering our body। तो एक तो हम लोग को पहला एग्जांपल हो गया फिजिकल में स्किन हो गया। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल में क्या रहा, म्यूकस कोटिंग ऑफ इपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। जैसे कि देखो, हम लोगों का जो ट्रैकिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी मतलब क्या होगा, जैसे ट्रैकिया हो गया, लैरिंक्स हो गया, फेरिंक्स हो गया, है ना। तो उन सब में क्या होता है, वो सारे के सारे इपिथेलियम से बना होता है। वो इपिथेलियम में क्या होता है, एक म्यूकस का कोटिंग होता है। देखो, ये जो म्यूकस का कोटिंग होता है, ये म्यूकस कोटिंग किसमें मिलेगा? ये तुम्हारा रेस्पिरेटरी में, जैसा ट्रैकिया, फेरिंक्स, लैरिंक्स में मिलता है। उसी तरह से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि जो हम लोग को जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाले ट्रैक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये पार्ट हो गया। उसके बाद हम लोग का किसको मिलता है, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। यूरोजेनिटल ट्रैक्ट जैसे कि तुम्हारा हम लोगों का जो एक्सक्रेटरी वाला सिस्टम होता है, उन सभी में क्या होता है, उसका जो इपिथेलियम होता है सभी इपिथेलियम से बना होता है, और उस इपिथेलियम में म्यूकस का कोटिंग होता है। वो म्यूकस रिलीज होता है और वो म्यूकस क्या करेगा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मान के चलो हम लोगों का स्किन अगर कोई माइक्रोब्स को रोक नहीं पाए, तो हो सकता है वो माइक्रोब्स या तो माउथ के थ्रू या फिर नेसल के थ्रू, नोज के थ्रू हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है। तो हम लोगों का बॉडी क्या करे, अल्टीमेटली देखो,
या तो वो माउथ से आए या फिर नोज से, अल्टीमेटली उसको तो ट्रैक किया, यानी कि ये रेस्पिरेटरी से पास होना ही होगा, तो वहां पे क्या करता है, ये म्यूकस कोटिंग उसे रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये एक तरह का एग्जाम्पल हो जाता है हम लोगों का फिजिकल बैरियर का। ठीक है, तो इस वाले को अच्छे से देख लेना। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग का जो सेकेंड बैरियर यानी कि इननेट इम्यूनिटी का जो सेकेंड फिजिकल बैरियर आता है उसे हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। क्या कह रहा है, एसिड इन द स्टमक, सलाइवा इन द माउथ, टीयर्स फ्रॉम आईज ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में ये 3 एग्जांपल्स होते हैं। एक कौन सा, जैसे हम लोगों के स्टमक में हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोगों के लिए बॉडी के लिए और वो बेनिफिट होता है, क्योंकि ये एसिड क्या करता है, बहुत सारे प्रोटीन को एक्टिव करता है हमारे बॉडी में। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एसिड क्या हो रहा है, ये जो कोई माइक्रोब्स अगर सोचो किसी वजह से हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है, तो स्टमक में वो जैसे जाएगा या फूड के थ्रू अगर वो हमारे बॉडी में एंटर करता है, तो स्टमक में जैसे जाएगा, स्टमक में एसिड रहेगा, वो एसिड क्या करेगा, उस माइक्रोब्स को डाइजेस्ट कर लेता है। तो एक तरह से ये जो एसिड है वो हमें हमारे बॉडी को बचा रहा है। उसी तरह से सलाइवा इन द माउथ, जैसे दिख ना हम लोगों के माउथ से ऑलवेज कुछ ना कुछ सलाइवा रिलीज होते रहता है। तो ये सलाइवा एक्चुअली में क्या होता है, ये सलाइवा वायरस या बैक्टीरिया से बचाता है। उसी तरह टीयर्स फ्रॉम आइज, देखना हम लोगों के आंख से ऑलवेज हम कभी अपने आइज को नोटिस करना, हमेशा आइज में एक मॉइस्चरपन रहता है। कभी तुमको हम लोगों को आइज एकदम ड्राई नहीं मिलेगा, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें मॉइस्चर रहता है ना। तो वो क्या कहता है, टीयर्स जो होते हैं, या कभी कभी आंख से आंसू भी बहने लगते हैं ना, तो वो एक्चुअली में वो सारा क्या कहता है, माइक्रोब्स से लड़ने में ये सारे के सारे हेल्प करता है, ये सारे के सारे। ठीक है, तो ये सारे के सारे माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगी हो, चाहे वो वायरस हो, उन सबको रोकने की ये लोग कोशिश करता है जहां तक पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर में। अब जो थर्ड टाइप ऑफ इननेट इम्यूनिटी, इननेट का जो पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं सेलुलर बैरियर। ठीक है, जैसे इसमें कह रहा है कि सर्टेन टाइप्स ऑफ लिकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी। ठीक है, लिकोसाइट क्या था, डब्ल्यूबीसी का अल्टरनेटिव नाम होता है लिकोसाइट ऑफ आवर बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिकोसाइट। ठीक है, देखो डब्ल्यूबीसी को, व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स को हम लोग लिकोसाइट कहते हैं। लिकोसाइट का जो टाइप होता है न्यूट्रोफिल्स है ना, एंड मोनोसाइट्स, यानी कि डब्ल्यूबीसी का न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, ये दोनों का दोनों क्या करता है, सेलुलर बैरियर का काम करता है। इसके अलावा एंड नेचुरल किलर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। ठीक है, ये नेचुरल किलर क्या होता है, लिम्फोसाइट का एक टाइप होता है जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है। डब्ल्यूबीसी भी ब्लड में प्रेजेंट है, यानी कि न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर जो होता है, ये तीनों ही चीज हम लोगों के ब्लड में प्रेजेंट होता है। ये तीनों ही क्या करता है, मान के चलो अगर कोई माइक्रोब्स अगर हम लोगों के ब्लड से फ्लो हो रहा है, ठीक है, ब्लड में वो आ गया, तो ब्लड में ये 3 चीजें जो होंगे, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स एंड नेचुरल किलर्स, ये उन तीनों मिलकर क्या करेगा, माइक्रोब्स को डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, एज वेल एज मैक्रोफेजेस इन टिश्यू कैन फेगोसाइटोज एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। देखो ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं ये कहाँ पे, तो ये ध्यान में रखना टिश्यू में, ये जो 3 चीजें होता है, ये एक एक दो और ये 3, ये ब्लड में होता है। और जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो टिश्यूज में होते हैं। ये क्या करेगा, तुम्हारा माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी कि उसे खत्म कर देगा, एंड फेगोसाइटोज दैट उसे डाइजेस्ट करके, देन उसे डिस्ट्रॉय करके खत्म करके उसे डाइजेस्ट भी कर लेता है। ठीक है, तो ये काम होता है सेलुलर बैरियर। ठीक है, ये कहाँ पे हो रहा है, विद इन द सेल होते हैं। नेक्स्ट टाइप जो होता है और जो लास्ट टाइप होता है उसे हम लोग कहते हैं साइटोकाइन बैरियर्स। देखो ये क्या कहता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रेट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन व्हिच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शंस। ठीक है, या साइटोकाइन बैरियर को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड लाइन डिफेंस। देखो क्या कह रहा है, मान के चलो कोई, अगर मेरे पास कोई नॉर्मल सेल्स है, ठीक है, किसी जगह पे अगर मान के चलो मान के चलो ये कोई नॉर्मल सेल्स है, ठीक है, ये नॉर्मल सेल्स है। अब कोई वायरस आया और ये वायरस क्या किया, इस सेल्स को किसी वजह से इन्फेक्ट कर देता है। तो ये जो अब क्या हो गया, पहले नॉर्मल से वायरस इन्फेक्ट करने के बाद क्या हो गया, ये इन्फेक्टेड सेल्स हो चुका है। अब ये इन्फेक्टेड सेल्स क्या करता है, किसी तरह का कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है, एक प्रोटीन को रिलीज करता है, उस प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन। ठीक है, ये जो इन्फेक्टेड सेल्स, याद रखना नॉर्मल सेल्स नहीं, ये जो इन्फेक्टेड सेल्स है, वायरस से जो सेल्स इन्फेक्टेड हो चुका है,
वो सेल्स एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन को रिलीज करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन कह देंगे। अब देखो ये इंटरफेरॉन क्या करेगा, मान के चलो अगर मेरे पास कोई नॉर्मल सेल है, ठीक है, ये मान के चलो कोई मेरे पास कोई नॉर्मल सेल्स है, तो ये जो इंटरफेरॉन आएगा, ये इंटरफेरॉन क्या करेगा, इस सेल्स को बचाएगा कि ये सेल्स को कोई वायरस वापस से कोई भी वायरस हो, कोई वायरस इसको वापस से अटैक ना कर दे, ठीक है, तो इस तरह से बचाता है। तो ये हो गया साइटोकाइन बैरियर, समझा गया ना। तो अगर एग्जाम में पूछ ले आपसे डिफाइन इंटरफेरॉन, कि इंटरफेरॉन को डिफाइन करो, तो क्या होता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सीक्रेट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन व्हिच प्रोटेक्ट्स नॉन इन्फेक्टेड सेल्स, ध्यान में रखना किससे बचाएगा, ये नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को बचाता फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन से बचाएगा, ठीक है। ये था हम लोगों का साइटोकाइन बैरियर के बारे में। अब हम लोग आते हैं अक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास में। देखो अक्वायर्ड, एक हम लोग पढ़े थे इनेट इम्यूनिटी, और सेकंड टाइप होता है अक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखो ये क्या कह रहा है, इट इज अ पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। दैट मीन्स ये कैसा होता है, ये पैथोजन स्पेसिफिक होगा, और इससे पहले जो इनेट था वो कैसा था, नॉन स्पेसिफिक था। इट इज नॉट प्रेजेंट सिंस बर्थ बट डेवलप्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। देखो ये ऐसा नहीं है बाई बर्थ, यानी कि पैदाइश के टाइम से ही ये चीज प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि बर्थ के बाद में इंसान का लाइफ टाइम में कभी भी ये इम्यूनिटी, अक्वायर्ड इम्यूनिटी हो सकता है। वो कैसा था, बाई बर्थ, है ना, बर्थ के टाइम से वो इम्यूनिटी प्रेजेंट रहता है, ये बर्थ के बाद से होता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, दैट मीन्स ड्यूरिंग द फर्स्ट इनकाउंटर ऑफ पैथोजन ऑन आवर बॉडी प्रोड्यूसेस प्राइमरी रिस्पॉन्स इन लो इंटेंसिटी। देखो इस अक्वायर्ड इम्यूनिटी का यूनिक बात ये होता है कि ये मेमोरी बेस्ड होता है। दैट मीन्स मान के चलो कोई इंसान था, एक इंसान है, वो अभी 5 साल का है, और उसके बॉडी में कोई फर्स्ट टाइम कोई वायरस या बैक्टीरिया को एंटर किया, तो ये बॉडी क्या करता है, उस वायरस या उस बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करके रखता है, हाँ कि इस बॉडी में यह वायरस एंटर किया है। उस टाइम वो जो बॉडी रेस्पॉन्स देता है, पर वो रेस्पॉन्स कैसा रहेगा, लो इंटेंसिटी वाला, हाई इंटेंसिटी नहीं, लो इंटेंसिटी में रेस्पॉन्स करता है, बट उसे मेमोराइज करके रखेगा कि ये वायरस है, यह बैक्टीरिया बॉडी को इनकाउंटर किया है। सेकेंड क्या कह रहा है, सेकेंड इनकाउंटर विद द सेम पैथोजन प्रोड्यूसेस अ सेकेंडरी और एन एमनेस्टिक रेस्पॉन्स इन हाई इंटेंसिटी। मान के चलो जब बच्चे का उम्र 5 साल था, तो मान के चलो एक बैक्टीरिया उसके बॉडी पे अटैक करता है। नेक्स्ट ईयर जब वो बच्चा 6 ईयर का होता है, तो सेम बैक्टीरिया उस बच्चे पे फिर से अटैक करता है, सेम ही बैक्टीरिया फिर से उस बच्चे पे अटैक कर रहा है, तो अब उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड इनकाउंटर। अब देखो जब सेकेंड एनकाउंटर होगा उस सेम पैथोजन का, तो अब बॉडी फिर से रिस्पॉन्स बनाता है, उस रिस्पॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स या फिर एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स भी कह देंगे। अब देखो ये जो रिस्पॉन्स करेगा वो कैसे करता है, हाई इंटेंसिटी में। फर्स्ट टाइम करेगा तो लो इंटेंसिटी, सेकेंड टाइम जब करता है तो हाई इंटेंसिटी में, ठीक है। The primary and secondary immune responses are carried out with the B lymphocytes and T lymphocyte। अभी जो प्राइमरी रिस्पॉन्स और जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो बॉडी बना रहा है बैक्टीरिया के अटैक होने के वजह से, उसको जो कैरी आउट करता है वो कौन करता है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट। नाउ बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट होता है क्या, देखो बी लिम्फोसाइट को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बी सेल्स कहते हैं, एंड टी लिम्फोसाइट को शॉर्ट फॉर्म में टी सेल्स कहते हैं। देखो बी सेल्स क्या है, प्रोड्यूस आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस इनटू आवर बॉडी टू फाइट विद देम। तो आपने एंटीबॉडी का नाम सुना होगा, तो एक्चुअली बी सेल्स क्या करता है, एक आर्मी ऑफ प्रोटीन को बनाता है। ये जो ऊपर कह रहा है ना, प्रोड्यूस आर्मी ऑफ प्रोटीन, इस आर्मी ऑफ प्रोटीन को ही हम लोग एक्चुअली में एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना एंटीबॉडी कौन बनाता है, बी लिम्फोसाइट। और एंटीबॉडी क्या है, कुछ नहीं है, आर्मी ऑफ प्रोटीन, यानी कि एक प्रोटीन का एक क्राउडेड है। और ये कब बनेगा, हमेशा इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू आवर ब्लड या into our blood to fight with them। जब कोई पैथोजन हम लोग के ब्लड में या हम लोग के बॉडी पे एंटर करता है, तब बॉडी उस पैथोजन के रिस्पॉन्स में कुछ प्रोटीन को बनाता है, और उस प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबॉडी। और वो एंटीबॉडी क्या करता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइटिंग करता है। नाउ टी लिम्फोसाइट, टी सेल्स हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। देखो ये जो टी सेल्स होता है, टी लिम्फोसाइट, ये कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाता है, ध्यान रखना। एंटीबॉडी सिर्फ और सिर्फ बी सेल्स बनाएगा। टी सेल्स एंटीबॉडी को बनाता नहीं है, बस वो क्या करता है, बी सेल्स को हेल्प करता है एंटीबॉडी बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। देखो इच एंटीबॉडी
ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। इच एंटीबॉडी हैज 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, नेमली 2 स्मॉल लाइट चेन्स एंड 2 लार्ज हेवी चेन। दैट इज, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं H2L2, दैट मीन्स 2 हेवी चेन एंड 2 लाइट चेन। देखो यहाँ पे देखना, देखो ये मेरा लाइट चेन हो गया, यहाँ भी एक लाइट चेन, यहाँ पे देखो ये हेवी चेन हो गया और ये हेवी चेन हो गया ना, ये सारा हेवी चेन और ये 2 लाइट चेन हो गया। अब यहाँ पे देखना, देखो ये हेवी चेन और लाइट चेन, यहाँ पे क्या होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट। देखो ये क्या होगा, ये तुम्हारा बाइंडिंग, ये तुम्हारा एंटीबॉडी हो गया। ये क्या करता है, जो एंटीबॉडी होता है यहाँ पे वायरस कोई भी रहेगा, जैसे कि कोई वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो ये क्या करता है एंटीजन बाइंडिंग साइट, यानी कि ये क्या करेगा, इस पॉइंट पे कोई भी वायरस हो, मान के चलो अगर यहाँ पे कोई अगर यहाँ पे कोई वायरस होता है तो ये क्या करेगा, एंटीबॉडी इस वायरस को यहाँ पे आके पकड़ ले, होल्ड करके रखता है, ताकि ये इसे होल्ड कर लेगा तो जो वायरस होगा वो फर्दर अपना प्रोजेनी, अपना पॉपुलेशन बढ़ा नहीं पाएगा और वो दूसरे जगह स्प्रेड भी नहीं हो पाता है ना। तो ये क्या करेगा, इसे होल्ड करके रखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसे कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो देखना ये एक कंप्लीट एंटीबॉडी स्ट्रक्चर हो गया, और एक कंप्लीट एंटीबॉडी स्ट्रक्चर में याद रखना 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, एक आपको यहाँ मिल जाएगा और एक यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और ये भी देखना, देखो ये पॉइंट दिख रहा है, यानी कि हेवी चेन और लाइट चेन एक दूसरे के साथ बाइंडिंग है, कनेक्शन है, किसके जरिए, सल्फर सल्फर, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं सल्फर बॉन्ड या सल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। उसी तरह से आप यहाँ पे देखना, ये मेरा हेवी चेन है और ये मेरा हेवी चेन है, दोनों के बीच में क्या है, बॉन्डिंग है ना। ये जो बॉन्डिंग आता है ये भी अगेन किसका, सल्फाइड बॉन्डिंग होता है दो। तो ये क्वेश्चन करता है कि लाइट चेन और हेवी चेन कौन से बॉन्डिंग के थ्रू बाइंडिंग रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर सल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। तो ध्यान में रखना सल्फाइड बॉन्ड से अटैचमेंट होता है, उस तरह से 2 हेवी चेन भी सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू अटैचमेंट करता है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है, इन आवर बॉडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज सच एज IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD आर प्रोड्यूस। देखो ये जो IG होता है ना, IG को हम लोग एक्चुअल में कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। इस इम्यूनोग्लोबुलिन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, IG, यानी कि IG मतलब एंटीबॉडी G, एंटीबॉडी A, एंटीबॉडी M, एंटीबॉडी E एंड एंटीबॉडी D। ये 5 तरह का एंटीबॉडीज हम लोगों की बॉडी में फॉर्मेशन होता है। उसके बाद अक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स इज ऑफ 2 टाइप्स। अब देखो ये जो अक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जो हम बाय बर्थ के बाद से जो हमारे बॉडी में कभी भी गेन हो सकता है, इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं ह्यूमरल मेडिएटेड रिस्पॉन्स और एक को हम लोग कहते हैं सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। देखो पहला पॉइंट, पहला जो हेडिंग होगा ह्यूमरल या फिर एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स या फिर एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। देखो ये क्या कह रहा है कि एंटीबॉडीज आर फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा, सो इट इज कॉल्ड एज ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। इट इंक्लूड्स बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो एंड द लेटर हेल्प द फॉर्मर टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, यानी कि ये जो लेटर, यानी ये जो टी लिम्फोसाइट है ये बी को हेल्प करता है, ठीक है। टी वाले बी को हेल्प करता है एंटीबॉडी बनाने में। देखो ये क्या होता है, ये जो एंटीबॉडी कह रहा है ये एक्चुअली में एंटीबॉडी, यानी कि जो एंटीबॉडीज ब्लड प्लाज्मा में होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कह देंगे। इसमें को कौन कौन को इंक्लूडिंग होता है, इसमें बी लिम्फोसाइट भी आता है, टी लिम्फोसाइट। दैट मीन्स इस तरह के एंटीबॉडी बनाने में ये बनाएगा और इसको बनाने में टी लिम्फोसाइट हेल्प करता है। फिर सेकेंड टाइप जो होता है उसे हम लोग कहते हैं सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स या फिर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सो इट इज टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड, यानी कि इसको जो मेडिएशन करेगा वो कौन करता है, टी सेल्स करता है। CMI, दैट मीन्स सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कॉजेज द ग्राफ्ट रिजेक्शंस, ठीक है। देखिए क्या करता है, आपका ग्राफ्ट को रिजेक्शन करवा देता है। द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ और नॉन सेल्फ। देखो ये जो चीज होता है ना, CMI के हेल्प से ही बॉडी क्या करता है, खुद के सेल्स को और जो नॉन सेल्फ सेल्स होते हैं उन्हें वो आइडेंटिफाई कर पाता है। टिश्यू मैचिंग एंड ब्लड ग्रुप मैचिंग आर essential before undertaking any graft or transplantations. After this, the patient has to take immune suppressant for all his life. So देखो यहाँ पे क्या होता है, मतलब इसमें क्या कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान के चलो किसी एक अगर कोई इंसान है, ठीक है, अगर उसका किडनी 2 किडनी है, मान के चलो दोनों किडनी उस इंसान का अगर खराब हो गया, यानी कि वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होना पड़ता है कि उसको या तो
किडनी को ठीक कर लो। अगर किडनी ठीक होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो लास्ट ऑप्शन ये होता है कि आपको किडनी चाहिए। तो वही कह रहा है यहाँ पे, किडनी लेने के लिए आपको क्या क्या कंडीशन होना पड़ता है। अगर आप किसी डोनर से, यानी कि कोई एक ऐसा इंसान है जो अपना किडनी को डोनेट कर रहा है, तो उसके लिए देखो सबसे पहले टिश्यू मैच होना चाहिए, यानी कि आप जिस पर्सन से ले रहे हो उसका टिश्यू और आपका टिश्यू मैच होना चाहिए। सेकेंड, ब्लड ग्रुप मैच होनी चाहिए। मान के चलो अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो सामने वाला का भी ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। अगर आपका ओ नेगेटिव है तो सामने वाला का भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका ब्लड ग्रुप बी है और सामने वाला का ब्लड ग्रुप ए बी है। अगर आप इस तरह का ऐसे पर्सन से लोगे जहां पे आपका ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता है, तो वैसे कंडीशन आपका बॉडी क्या करेगा, वो जो किडनी, वो जो ऑर्गन्स को आप लोगे ना, वो ऑर्गन्स को वो रिजेक्ट कर देगा। इसी को हम लोग कहते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शंस। यानी कि आप किसी दूसरे सेकेंड बॉडी से अगर आप ऑर्गन को लेते हैं तो उसके लिए ये आपको ऑर्गन का एक्सेप्ट और रिजेक्शन होना, ये डील करता है सीएमआई, है ना। सीएमआई अगर एक्सेप्ट कर लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर सीएमआई एक्सेप्ट नहीं करता देन क्या होगा, किडनी का वो जो है किडनी को वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है टिश्यू का मैचिंग होना, ब्लड ग्रुप का मैच होना। ठीक है, ये चीज। उसके बाद कह रहा है कि अगर कोई इंसान मान के चलो वो सक्सेसफुली अगर वो ले भी लिया, उसका बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट कर भी लेता है, दैट मीन सीएमआई परमिशन दे दिया है कि वो उसे लेने का परमिशन दे दिया, तो उस इंसान को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उस पेशेंट को हमेशा एक ड्रग्स आता है जिसको हम लोग कहते हैं इम्यून सप्रेसेंट। इस ड्रग्स को उसको हमेशा लेना होगा जिंदगी भर। ऐसा नहीं कि आपने एक बार ले लिया, नहीं, ये ड्रग्स को हमेशा जिंदगी भर लेना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखो, अक्वायर्ड इम्यूनिटी का फर्दर दो टाइप्स होता है। इससे पहले हम लोग ने दो टाइप्स देखा था अक्वायर्ड इम्यूनिटी का। अगेन फिर से अक्वायर्ड इम्यूनिटी का टू टाइप्स होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरे को कहते हैं हम लोग पैसिव इम्यूनिटी। नाउ देखो, अक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि द इम्यूनिटी इन विच एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन अ होस्ट बॉडी when the host is exposed to antigens like living or dead microbes or other proteins is known as active immunity। देखो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या कह रहा है कि जब हम लोगों का बॉडी इटसेल्फ वो खुद से एंटीबॉडी को बनाता है तो हम ऐसी इम्यूनिटी को कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। याद रखना, जब बॉडी खुद से बनाएगा, हम लोग के बॉडी खुद से बनाता है तो उसे हम लोग कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी का फर्दर दो टाइप्स होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और एक होता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। देखो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन बाय माइक्रोब्स। जैसे मान के चलो अभी आप हो, ठीक है, अगर मान के चलो अगर आपकी बॉडी पे कोई माइक्रोब्स आ जाता है किसी वजह से, या मेरी बॉडी में या हम लोगों की बॉडी पे अगर माइक्रोब्स आ जाता है तो हम लोगों का बॉडी क्या करता है, वो नेचुरली कुछ एंटीबॉडी को बनाता है। वो एंटीबॉडी क्या करेगा, उस माइक्रोब से लड़ता है ना। तो इस तरह को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। माइक्रोब्स बॉडी के अंदर आया, बॉडी उसके रिस्पॉन्स में खुद से ही एंटीबॉडी को बनाना स्टार्ट कर देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अब देखो एक होता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें क्या कर रहा है, इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशंस। देखो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो बॉडी होता है वो एंटीबॉडी तो बनाएगा नहीं नॉर्मली, बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से कुछ ऐसा केमिकल्स या कुछ ऐसा माइक्रोब्स को डालना होगा जो बॉडी उसके रिस्पॉन्स में इम्यूनिटी बनाना स्टार्ट कर दे, तो उसे हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, ध्यान रखना, नेचुरल में क्या होता है, बॉडी खुद से ही बनाएगा, उसे हमें बॉडी को एक्साइटमेंट या फिर बॉडी को इंड्यूस कराना नहीं पड़ता है। ठीक है, आर्टिफिशियल में क्या होगा, हमें बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिव करना पड़ता है। हमें किस तरह से एक्टिव करेंगे, कोई माइक्रोब्स के बाहर से हमें डालना होगा, तब बॉडी वो एंटीबॉडी को बनाना स्टार्ट कर देगा। जब तक हम किसी माइक्रोब्स को नहीं डालेंगे तब तक बॉडी एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो जाता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब देखो सेकेंड आता है पैसिव इम्यूनिटी। वहां हम लोगों ने पढ़ा था एक्टिव इम्यूनिटी, अब होता है पैसिव इम्यूनिटी। देखो इसका मतलब क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी का मतलब इट इज अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी वेयर रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट बॉडी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंटीबॉडीज डायरेक्ट हम लोग सप्लाई करते हैं बॉडी में। तो एक्टिव में क्या था, एक्टिव में था कि बॉडी एंटीबॉडी बनाना था दो मेथड से, एक बॉडी खुद से बना रहा था, दूसरे बॉडी को एक्टिवेट किया जा रहा था कि भाई तुम एंटीबॉडी बना। ठीक है,
उस एक्टिव में दोनों केसेस में बॉडी खुद ही एंटीबॉडी बना रहा है। लेकिन देखो पैसिव में क्या होता है कि पैसिव में बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा नहीं, बल्कि हम बाहर से एंटीबॉडी लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने के लिए। अब अगेन पैसिव इम्यूनिटी का दो टाइप्स होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, एक को कह देंगे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। देखो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या हुआ, जैसे एंटीबॉडीज जी फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रू प्लासेंटा, जैसे ये एक एंटीबॉडी होता है। जैसे एक बच्चा जब माँ के पेट पे रहता है, जिसे हम लोग फीटस कहते हैं, ठीक है, देखो उसका बॉडी का इम्यून सिस्टम काफी वीक होता है, ठीक है, लेकिन उसके बॉडी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते रहता है। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, ये जो एंटीबॉडी होता है ये मदर से फीटस में पास होते रहता है। मदर्स और फीटस के बीच में एक कनेक्शन होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्लासेंटा। तो ये जो एंटीबॉडी होगा वो मदर से होते हुए प्लासेंटा में आएगा और प्लासेंटा से होते हुए फीटस में आ जाएगा। फीटस में आएगा तो ये एंटीबॉडी क्या करता है, वो जो फीटस रहेगा उसमें जो तुम्हारा माइक्रोब्स रहेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, उसके साथ ये फाइटिंग करता है। तो अब देखो क्या फीटस खुद का एंटीबॉडी बनाया, नहीं, ये एंटीबॉडी नेचुरली मदर उसे बनाकर दे रही है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। एक और एग्जांपल देखो, एंटीबॉडीज ए इन कोलोस्ट्रम, ठीक है, कोलोस्ट्रम में होता है और इन्फेंट्स को मिलता है। जैसे देखो कोलोस्ट्रम क्या होता है, मदर्स का जो फर्स्ट मिल्क, यानी कि जो एक इन्फेंट, यानी कि जब बच्चा पैदा हो चुका होता है तो वो जो बच्चे होते हैं उसे हम लोग कहते हैं इन्फेंट्स कह देंगे, ठीक है। अब फीटस कब होता है, जब बच्चे माँ के पेट पे रहता है तो उसे हम लोग फीटस टर्म यूज करेंगे, और जब बच्चा फर्स्ट टाइम दुनिया में आता है उसे हम लोग यूज करते हैं उसके लिए इन्फेंट्स कह देंगे। देखो कोलोस्ट्रम क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम मदर्स का मिल्क जो निकलता है, जो लाइट येलो कलर का होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं। देखो ये कोलोस्ट्रम में काफी लार्ज स्केल पर, लार्ज क्वांटिटी पे एंटीबॉडीज होता है। अब सोचो एक बच्चा अभी जस्ट दुनिया में आया है, उसका अभी इम्यून सिस्टम उतना प्रॉपरली तरह से बना भी नहीं है, तो वो जैसे ही दुनिया में आएगा तो बहुत सारे माइक्रोब्स अटैक करने के लिए रेडी रहता है, बट बच्चा का इम्यून सिस्टम वीक है। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि ऊपर वाले ने ये जो मदर्स मिल्क होता है कोलोस्ट्रम में ही एंटीबॉडी बना के दे दिया। अब बच्चा को क्या करता है, बच्चा जस्ट वो मिल्क को पीता है, मिल्क के साथ साथ उसे क्या मिलेगा, ये एंटीबॉडी मिल जाएगा। अब ये एंटीबॉडी क्या करेगा, अगर बच्चों के अंदर पे ये एंटीबॉडी वो अगर कोई माइक्रोब्स अटैक करता है तो ये एंटीबॉडी क्या करेगा, उससे लड़ने में हेल्प करता है। सो देखा, तो इस केसेस में क्या हो रहा है कि बॉडी को रेडीमेड ही एंटीबॉडी मिल जा रहा नेचुरली मेथड के जरिए। देखो इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा कि हम एंटीबॉडी बना रहे, नहीं, ये बॉडी मदर ही बना रही है। हम इस एंटीबॉडी जी और एंटीबॉडी ए को लैब में नहीं बनाया जा रहा है, ये दोनों ही बॉडी ह्यूमन बॉडी के अंदर ही बन रहा है, बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। सेकेंड टाइप जो होता है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। देखो इसमें क्या होता है, जैसा तुमने कभी सुना होगा कि अगर किसी इंसान को स्नेक काट लिया, ये कुत्ता काट लेता है ना, डॉग बाइट कर लिया या स्नेक बाइट कर लेता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसके बाद उसको इंजेक्शन दिया जाता है। वो इंजेक्शन क्या करता है, वो इंजेक्शन एक्चुअली में रहता है एंटीबॉडी। मान के चलो किसी इंसान को कुत्ते ने काटा, तो कुत्ते के काटने से क्या होता है, कुत्ते के जो टीथ में जो वायरस रहता है वो इस इंसान के बॉडी में फैल जाता है काफी तेजी से। अब वो इतना फास्ट बॉडी में स्प्रेड होता है, इतना जल्दी से वो अपना पॉपुलेशन को बढ़ाता है कि बॉडी क्या होता है, उससे फाइट कर पाता है, बॉडी उसके रिस्पॉन्स में उतना एंटीबॉडी को बना नहीं पाता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या चाहिए, बॉडी तो एंटीबॉडी बना नहीं पा रहा, तो हम लोग क्या कहते हैं, हॉस्पिटल में जब पेशेंट को ले जाया जाता है, सो उस पेशेंट को क्या दिया जाता है, मान के चलो सपोज स्नेक ने काट लिया, तो ऐसे कंडीशन में क्या दिया जाता है, एंटी वेनम। अब ये एंटी वेनम क्या, ये एक तरह का एंटीबॉडी होता है। ये एंटी वेनम डायरेक्टली वो जो स्नेक ने जो काटा था, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्नेक से जो उस पर्सन पे आया है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये एंटी वेनम एंटीबॉडी डायरेक्टली फाइट करता है, ठीक है। उसी तरह से एंटी टेटनस सेरम होता है, जैसे तुमने बहुत बार टेटनस का सुई आपने सुना होगा, है ना, टेटनस का सुई, जैसे कि कभी आयरन या किसी लोहा जो होता है आयरन वाले मटेरियल से अगर कट जाता है तो हम क्या कहते हैं, टेटनस का सुई लेना पड़ता है ना। टेटनस के सुई इसलिए लेते हैं अगर हम लोग की बॉडी में किसी वजह से कोई टेटनस वायरस आ चुका है, तो या कोई अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ चुका है, तो वो इंजेक्शन क्या करता है, वो एक्चुअली में हमें एंटीबॉडी देता है। वो एंटीबॉडी क्या करता है, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उससे फाइटिंग करता है, ठीक है। तो ये सारा था हम लोगों का इम्यूनिटी के बारे में कि इम्यूनिटी का किस तरह से क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है।
तो इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना। इसके ऊपर में एमसीक्यू बहुत आता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, से देख लेना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब देखो इम्यूनाइजेशंस। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? पहली बात, दिस इज बेस्ड ऑन मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। अभी हम लोग ने जो पढ़ा है ना वही चीज अभी, ठीक है। इम्यून सिस्टम का ये मेमोरी बेस पर होता है। इसका भी दो टाइप्स होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन, सेकंड को कहते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। देखो जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है उसी को हम लोग कहते हैं वैक्सीनेशन। अभी जैसा वैक्सीन, जो वैक्सीनेशन होता है, जो वैक्सीन हम लोग लेते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन। देखो इसमें क्या कह रहा है कि अ प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड पैथोजन इज इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। तो हम लोग क्या कहते हैं बॉडी के अंदर में, ठीक है, वैक्सीन के थ्रू हम लोग क्या कहते हैं एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन, पैथोजन जो माइक्रोब्स होता है उसका एंटीजेनिक प्रोटीन को हम लोग बॉडी में लेते हैं। The antibodies produced in the body against the antigens neutralize the the antibodies produced in the body against the antigens neutralize the pathogenic agents during actual infections। मान के चलो वैक्सीन, अगर आपने कभी ना कभी वैक्सीन ले ही होगा, ठीक है, जैसे अभी कोरोना वायरस है, अभी बहुत सारे फर्स्ट डोज सेकंड डोज वाली वैक्सीन आ रही है। तो हम लोग ये वैक्सीन को क्यों ले रहे हैं? वो वैक्सीन इसलिए ले रहे हैं कि जैसे ही अगर कभी कोई वायरस, कोरोना वायरस अगर बॉडी पे अटैक करेगा तो उसके रिस्पॉन्स में बॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा, है ना। अभी क्या हो रहा है, अभी जो अगर मान लो किसी को वायरस हो, किसी को अगर कोरोना वायरस अटैक कर देता है तो बॉडी उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी बना नहीं पाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब वैक्सीनेशन करने से क्या होगा कि बॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेगा। कब बनाएगा? जैसे ही अगर बॉडी में वायरस अटैक करेगा, जैसे वायरस अटैक किया तो एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब एंटीबॉडी बनेगा तो बॉडी क्या होगा, वो कोरोना वायरस से फाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है। Now, the vaccine also generate memory B and T cells that recognize the pathogen quickly, है ना। देखो ये वैक्सीन क्या करता है, ये प्रोड्यूस जनरेट करता है बी सेल्स एंटी सेल्स को। ये पढ़ा हुआ है ना, बी सेल्स एंटी सेल्स क्या होता है, जो क्या करता है पैथोजन को क्विकली रिकॉग्नाइज कर लेता है। जैसे हम लोगों ने बहुत सारा वैक्सीन बना चुके हैं, पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एंड डीपीटी, ठीक है। ये 3 तरह का वैक्सीन बहुत कॉमन है। पोलियो वैक्सीन आपने सुना ही होगा बचपना में, है ना, 2 बूंद जिंदगी के लिए, आपने ये इस तरह का स्लोगन सुना होगा आपने। तो ये जो पोलियो वैक्सीन होता है बचपन में ही दिया जाता है। देखो वैक्सीन्स आर प्रोड्यूस यूजिंग डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी लाइक हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट। ये ध्यान में रखना, ठीक है। देखो वैक्सीन्स को हम लोग कहां से बनाते हैं? अभी के टाइम में जो वैक्सीन जो बन रहा है मेनली वो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, ये सबसे एडवांस मेथड होता है। इसी मेथड से हम लोग वैक्सीन को बनाते हैं। जैसे कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, इस मेथड के जरिए बनाया गया है। और इस मेथड में इस वैक्सीन को, इसके वैक्सीन बनाने के लिए हम लोग किसको यूज किए हैं, ईस्ट, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसे हम लोग यूज किए हैं इस टेक्निक में, जिससे हम लोग बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनाए हैं। सच वैक्सीन आर कॉल्ड सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, ठीक है, ध्यान रखना। जो वैक्सीन इस टेक्निक के जरिए बनाया जाता है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। The vaccines produced by conventional methods, like example smallpox vaccines, are called first generation vaccine। देखो अभी तो एडवांस हो गया, तो अब हम लोग यहाँ से बनाते हैं। पहले का स्टार्टिंग टाइम में चूंकि उतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ था, तो उस टाइम जो हम लोग बना रहे थे कन्वेंशनल मेथड से, उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। तो अगर आपसे कभी एग्जांपल पूछ ले, गिव एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, तो आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। अगर कभी क्या देगा, गिव एन एग्जांपल ऑफ सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, तो इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कर देगा कि फ्रॉम विच ऑर्गेनिज्म वी ऑब्टेन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ईस्ट से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन करता है बाय विच टेक्निक वी क्रिएट द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, बाय डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी या फिर बाय कन्वेंशनल मेथड, ठीक है। तो ध्यान में रखना डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि एंड दोस विच आर सिंथेटिक वैक्सीन आर थर्ड जनरेशन वैक्सीन, यानी कि जो वो वैक्सीन जो सिंथेटिक है, जो आर्टिफिशियल है, ठीक है, ये थोड़ा सा और एडवांस है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड जनरेशन वैक्सीन। इसका फिलहाल आपसे एग्जांपल अभी नहीं पूछेगा। नाउ पैसिव इम्यूनाइजेशंस, देखो इट इज द डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ प्री फॉर्म एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन। पैसिव में क्या करता है, हम लोग डायरेक्टली ही एंटीबॉडी को प्रोवाइड करते हैं बॉडी में।
इट इज फॉर क्विक इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टेटनस, स्नेक वेनम एंड सो ऑन। ठीक है, अभी लास्ट एग्जांपल हम लोगों ने देखा था ना पैसिव इम्यूनाइजेशन, वही चीज यहाँ पर है कि जैसे कि अगर किसी को स्नेक काट लेता तो हम लोग क्या कहते हैं, प्री फॉर्म रेडीमेड एंटीबॉडी सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये सारा पॉइंट था हम लोगों के इम्यूनाइजेशन के बारे में कि किस तरह से हमारा बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम में क्या क्या बनाता है, कौन सा एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, ये कौन सा किस तरह से लड़ने में, फाइट करने में हेल्प करता है। नाउ एलर्जीज, देखो एलर्जीज क्या होता है, इट इज द एग्जैजरेटेड और हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। देखो कभी कभी क्या होता है, इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे एंटीजन प्रेजेंट होता है, जब वो हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा हाइपर सेंसिटिव होता है, यानी कि वो जैसे ही एंटर करेगा ना, वो इमीडिएटली बॉडी उस एंटीजन के रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स करने लगता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं एलर्जीज होना। फिर कह रहा है कि एलर्जेंस आर सब्सटेंसेस कॉजिंग एलर्जी। तो एलर्जेंस क्या होता है, एक सब्सटेंस है जो एलर्जी कॉजिंग, जो एलर्जी को करता है। जैसे कि देखो, जैसे माइट्स इन डस्ट, ये डस्ट धूल अगर जो होता है उसमें देखना माइट्स एक टाइप का इंसेक्ट होता है। ठीक है, तो ये डस्ट में ये प्रेजेंट होता है। उसी तरह से पॉलेंस आ जाएगा, एनिमल डेंडर आ जाएगा, फर हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गया, एलर्जेंस होता है। ये जब हमारे बॉडी पे इंटर करता है, जैसे माइट्स इन डस्ट अगर हमारे बॉडी में इंटर करता है, या फिर पॉलेंस अगर हमारे बॉडी में इंटर करता है, या फर या फिर एनिमल डेंडर, तो इसके रिस्पॉन्स में बॉडी क्या करता है, एलर्जी को शो करता है। अब देखो एलर्जी और किस तरह से करेगा, अब देखो जैसे ये एलर्जी होता है तो इस एलर्जी के रिस्पॉन्स में हमारा बॉडी क्या बनाता है, एंटीबॉडी। ये ध्यान में रखना। ठीक है, हमारा बॉडी एलर्जीज के रिस्पॉन्स में कौन सा एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी ई को बनाता है। अब देखो एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, देखो ये क्या होता है, मान के चलो ये जैसे ही मान के चलो ये माइट्स हम लोगों के बॉडी पे इंटर करता है तो हमारा बॉडी इसके काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो इसके रिस्पॉन्स में बॉडी क्या करता है, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन को रिलीज करने लगता है। ठीक है, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन कहां से, मास्ट सेल से रिलीज करता है हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन को। जब ये रिलीज होने लगता है तो इसके रिस्पॉन्स में अब बॉडी क्या रिलीज करना स्टार्ट कर देगा, एंटीबॉडी ई को। यानी कि ये हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन को कंट्रोल करने के लिए बॉडी क्या करता है, एंटीबॉडी ई को रिलीज करता है। अभी एंटीबॉडी ई रिलीज होगा, ये इसे कंट्रोल कर देगा, ये कंट्रोल होना मतलब ये इनडायरेक्टली इसे कंट्रोल करता है। या फिर कभी कभी ये एंटीबॉडी ई डायरेक्ट ही माइट से फाइट करना स्टार्ट कर देगा। अब माइट से फाइट करना स्टार्ट करेगा, दैट मींस माइट्स का क्वांटिटी कम होगा, माइट्स का क्वांटिटी कम होगा तो बॉडी क्या करेगा, कम से कम हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन को रिलीज करता है। अब देखो इसमें सिम्टम क्या आता है एलर्जी के केस में, जैसा स्नीजिंग है ना, कभी कभी आप देखना आप रास्ते में जा रहे हो किसी जगह पे, आपको अचानक से स्नीजिंग होने लगा, या फिर वाटरी आइज है ना, आंख से पानी गिरना। ये देखना मेनली जब आप गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी चलाने के टाइम में काफी ज्यादा होता है ना, आंख से पानी गिरने होता है, रनिंग नोज, नाक से पानी गिरने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है ना, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगता है। जैसे कि आपने एक केस सुना होगा एस्थमा। एस्थमा क्या होता है, एस्थमा एक एलर्जी का ही टाइप होता है, जहाँ पे क्या होता है बॉडी में आपका कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है जो ब्रीदिंग में डिफिकल्टी क्रिएट करने लगता है। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हो गए एलर्जीज का। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज ऑफ एलर्जी। अब देखो एलर्जी क्यों होता है ये हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए कह रहा है कि द पेशेंट इज एक्सपोज टू और इंजेक्टेड विद वेरी स्मॉल डोजेज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस एंड द रिएक्शंस स्टडीड। मान के चलो एक पर्सन को लिया, वो काफी ज्यादा हाइपर सेंसिटिव होता है किसी मान के चलो किसी मतलब वो अगर वो मैदान में जाता है तो काफी ज्यादा हाइपर सेंसिटिव होता है, जब भी मैदान में जा रहा तो उसके बॉडी में काफी ज्यादा एलर्जी हो जाएगा, दैट मीन उसका बॉडी जो है ना पूरा रेड हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो अगर वो किसी ग्राउंड पे जाके खेलता है, ठीक है, किसी मैदान में किसी ग्राउंड में खेल रहा है, तो डॉक्टर को समझ में आ जाएगा कि इसे किससे प्रॉब्लम है, वहां का जो सॉइल है उससे प्रॉब्लम है। तो वो क्या करेगा, उस सॉइल को उस बॉडी के में लगा के देखेगा, फिर उसके रिस्पॉन्स देखेगा कि जैसे ही बॉडी में सॉइल को लगाया जा रहा है बॉडी क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, उसके रिस्पॉन्स को एनालाइज करके वो लोग पता कर लेगा कि इसमें क्या, इसकी वजह से ही इसे प्रॉब्लम हो रहा है और बॉडी में क्या चेंजिंग हो रहा है उसे वो एनालाइज करता है। ठीक है, फिर कहता है यहाँ पे ट्रीटमेंट, drugs like antihistamine, adrenaline and steroids
क्विकली रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एलर्जी। अगर एलर्जी हो रहा है बार बार किसी को, तो डॉक्टर उसे क्या करता है, एंटीहिस्टामाइन को देगा या फिर एड्रेनालिन या फिर स्टेरॉइड, ठीक है, इनमें तीन में से किसी एक को देता है उस एलर्जी से फाइट करने के लिए। याद रखना, देखना जिसको भी एलर्जी होता है वो लॉन्ग टर्म चलता है, कभी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। अगर एक बार हो गया किसी को तो हमेशा उसे ड्रग्स लेना पड़ता है। फिर कह रहा है कि मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल रिजल्ट लोअरिंग ऑफ इम्यूनिटी एंड मोर सेंसिटिविटी ऑफ टू एलर्जेंस। देखो अभी का टाइम में क्या हो रहा है, जैसे बच्चे को आज के समय में क्या हो रहा है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट मिल रहा है जहाँ पे वो पूरा तरह से सेफ रहता है। बट इससे होता क्या है प्रॉब्लम, कि वो जब तक ग्राउंड पे जाएगा नहीं, खेलकूद करेगा नहीं बच्चा, तो उसकी बॉडी पे तो एंटीबॉडी नहीं ना बनेगा। देखो बाहर में वो जाएगा, उसकी बॉडी पे वायरस बैक्टीरिया अटैक करेगा। जब वायरस बैक्टीरिया अटैक करेगा ना, तो बॉडी क्या होगा, एक उसकी हैबिट हो जाएगा एंटीबॉडी बनाने का। लेकिन अगर आप सोचो आपको पहले से एक प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट मिल चुका है, तो आपकी बॉडी पे वायरस कोई माइक्रोब्स अटैक नहीं कर रहा है। जब वो अटैक नहीं करेगा तो आपके बॉडी पे किसी भी तरह से एंटीबॉडी बनने का कोई चांस नहीं होगा। आप अगर कहीं किसी जगह जाओगे, किसी दूसरे जगह पे, कि या आपने 15-16 साल के बाद आपने खेलना स्टार्ट किया, अब अगर आपकी बॉडी पे कोई वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है, तो अब आपका बॉडी क्या कैपेबिलिटी नहीं है उसके पास में कि वो एंटीबॉडी को बना पाए, है ना। तो इसलिए ये प्रॉब्लम होता है। एस्थमा इज अ रेस्पिरेटरी डिजीज ड्यू टू एलर्जी, ठीक है। तो ये एस्थमा एक केस हो जाता है जहाँ पे एलर्जी की वजह से होता है ये बीमारी, ठीक है। तो ये जो सारा पॉइंट है एलर्जी के बारे में, कि एलर्जी क्यों होता है। ध्यान में रखना कि एलर्जी में कौन सा केमिकल रिलीज होता है और कौन सा केमिकल को दिया जाता है उसको ट्रीटमेंट के लिए। ध्यान में रखना, ये एंटीहिस्टामाइन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड, ये ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। और हमारे बॉडी में हिस्टामाइन और सेरोटोनिन, वो दोनों रिलीज होता है एलर्जी के रिस्पॉन्स में, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ ऑटो इम्यूनिटी। नाउ ऑटो इम्यूनिटी, देखो ये क्या होता है, इट इज कॉज ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन। तो इसका दो रीजन है, ऑटो इम्यूनिटी होने का दो रीजन, एक कोई जेनेटिकली प्रॉब्लम होने की वजह से, और दूसरा कोई अननोन रीजन की वजह से होता है, ठीक है। ये दो मेन रीजन होता है। इस बीमारी में क्या होता है कि बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स, यानी कि बॉडी जो आएगा वो खुद के ही सेल्स को अटैक कर देता है। इस पॉइंट में क्या करें, इट इज मेमोरी बेस्ड अक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व्ड इन हायर वर्टिब्रेट्स बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म लाइक पैथोजेंस फ्रॉम सेल्फ सेल्स। देखो ये बॉडी का इम्यूनिटी, अक्वायर्ड इम्यूनिटी, ध्यान में रखना ये किसका है, अक्वायर्ड इम्यूनिटी का, इनेट इम्यूनिटी का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये किसका पार्ट है, अक्वायर्ड इम्यूनिटी का। तो ये अक्वायर्ड इम्यूनिटी मेमोरी बेस्ड होता है, जो किसमें इवॉल्व हुआ, हायर वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, बॉडी खुद के सेल्स को फॉरेन के, और बॉडी क्या करेगा, खुद के सेल्स को और फॉरेन ऑर्गेनिजम्स के बीच में फर्क कर पाता है कि ये मेरा खुद का सेल्स है, और जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म भी वो भी तो सेल से बना हुआ है ना। तो वो खुद के सेल्स को और फॉरेन ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करता है। जैसे एक इसका ऑटो इम्यूनिटी का एक अच्छा एग्जांपल जाता है, जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। जैसे जॉइंट पेन कहते हैं हम लोग, है ना। जॉइंट पेन में क्या होता है, जैसे कि जहां भी तुमको जॉइंट दिखता है हम लोग, जैसे पैर का, हाथ का, वहां पे क्या होता है, काफी ज्यादा पेन होने लगता है। तो एक इसका एक्चुअल में रीजन क्या है वो अभी तक पता नहीं, ये जेनेटिकली प्रॉब्लम है या फिर अननोन रीजन से हो रहा, इसके बारे में आज तक पता ही नहीं चल पाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिमेटॉइड आर्थराइटिस कह देंगे, ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में या फिर अपने लोकल लैंग्वेज में जॉइंट पेन कहते हैं। नाउ इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, देखो इट इज द सिस्टम दैट गिव्स इम्यूनिटी टू द बॉडी बाय रिकॉग्नाइजिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड रिमेम्बरिंग फॉरेन एंटीजेंस। तो इम्यून सिस्टम बॉडी क्या करेगा कि ये जो भी फॉरेन जो एंटीजेंस आता है उसे रिकॉग्नाइज भी करता है, उसको रिस्पॉन्स भी करता है और इसे याद भी करके रखता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शंस, ऑटो इम्यून डिजीज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। तो हम लोगों का जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो किन किन चीजों में हेल्प करता है, एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करता है पहला, सेकेंड ऑटो इम्यून डिजीज में भी हेल्प करता है, यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज से बचाने की कोशिश करता है, और कभी कभी ऑटो इम्यून डिजीज मतलब कि वो खुद के ही बॉडी को अटैक कर देता है, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। सेकेंड और थर्ड पॉइंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हेल्प करता है ये, ठीक है, इम्यून सिस्टम। इट इंक्लूड्स, अब देखो
इम्यून सिस्टम में कौन कौन सा, अभी तक हम लोग जस्ट इम्यून सिस्टम का ये देखे किस किस टाइप का इम्यून सिस्टम होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इम्यून सिस्टम हम लोगों का बॉडी कौन कौन सा ऑर्गन्स प्रोवाइड करता है इम्यून सिस्टम। सो देखो इम्यून सिस्टम हम लोग के बॉडी में जो इंक्लूडिंग करता है वो लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज। ये जो चार चीज हो गया, लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यूज, सेल्स एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल, ये चारों चीज का कंट्रीब्यूशन होता है इम्यून सिस्टम में। नाउ लिम्फॉइड ऑर्गन्स, अभी हम लोग ने पढ़ा कि लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है, एक तरह का इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी का पार्ट है। चलो लिम्फॉइड ऑर्गन्स, these are the organs where origin, maturation and proliferation of lymphocyte occurs. So देखो lymphoid organs, these are the organs where origin, maturation and proliferation of lymphocyte occurs. ठीक है, देखो lymphocyte क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है ना कि lymphocyte WBC white blood cells का टाइप्स होता है। तो ये जो lymphocytes होते हैं इसका origin, मैच्यूरेशन होना और प्रोलिफरेशन ये कहाँ पे होता है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। अब देखो जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, एक होता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। नाउ पहला है मेरा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, क्या कह रहा है, हेयर इमैच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। ठीक है, जैसे इसके प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जाम्पल कौन था, बोन मैरो एंड थाइमस। तो यानी कि बोन मैरो एंड थाइमस में जो इमैच्योर, ध्यान में रखना, इमैच्योर लिम्फोसाइट होगा वो डिफरेंशिएट करके किस में डिफरेंशिएट करता है, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में। दैट मीन्स अब वो जो लिम्फोसाइट हो जाता है वो सेंसिटिव हो जाता है एंटीजन से। इससे पहले तक क्या था, वो नॉन सेंसिटिव होता है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे बोन मैरो और थाइमस में आएगा वो वहां पे क्या होगा, इमेच्योर से डिफरेंशिएट करके क्या बन जाएगा, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में कन्वर्ट होता है। अब देखो तो ये दो एग्जांपल होता है, उसमें से पहला था मेरा बोन मैरो। तो बोन मैरो इज द main lymphoid organ and is the site of formation of all the blood cells including lymphocytes। तो ये बोन मैरो में सब तरह के सेल्स को बनता है, चाहे वो आरबी सेल्स हो जाए, चाहे वो डब्ल्यूबीसी आ जाए, चाहे वो सेल प्लेटलेट्स हो जाए। ठीक है, किसी भी तरह का सेल्स होते हैं वो सारे के सारे बोन मैरो में ही फॉर्मेशन होते हैं। उसके बाद थाइमस, थाइमस इज लार्ज ड्यूरिंग द बर्थ बट ग्रेजुअली रिड्यूसेस इन साइज एंड बिकम्स वेरी स्मॉल इन साइज इन प्यूबर्टी। देखो जो थाइमस होता है वो बर्थ के टाइम में काफी बड़ा होता है, बट जैसे जैसे एज आगे आगे बढ़ते रहता है, यानी कि जैसे जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर जैसे जैसे एज आगे की तरफ जाता जाएगा वैसे वैसे ये थाइमस का साइज क्या होगा, रिड्यूस होते चले जाते हैं। ठीक है, एंड बिकम्स वेरी स्मॉल साइज इन प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम में साइज क्या होगा, बहुत ही छोटा हो जाता है। ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट टेक इन प्लेस हेयर, यानी ये जो थाइमस होता है इस थाइमस में ही टी लिम्फोसाइट्स का ग्रोथ भी होता है एंड मैच्योरेशन भी अकर होता है, कहाँ पे, थाइमस में। ये था हम लोगों का प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में। अब देखो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, सो द ऑर्गन्स टू विच मैच्योर लिम्फोसाइट्स माइग्रेट। ठीक है, क्या करें, द ऑर्गन्स टू विच मैच्योर लिम्फोसाइट्स माइग्रेट, इंटरैक्ट विद एंटीजेंस एंड देन प्रोलिफरेट टू बिकम द इफेक्टर सेल्स। इसी को हम लोग क्या कह देंगे, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में कौन सा एग्जांपल आता है, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस, मल्टी एंड अपेंडिक्स। ये ध्यान में रखना, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो होता है ना पेयर पैचेस एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। मल्टी आ जाएगा, ठीक है, मल्टी मतलब इसको अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, और अपेंडिक्स आता है। ठीक है, ये सारे एग्जांपल होते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या कर रहे हैं कि जो द ऑर्गन्स टू विच मैच्योर लिम्फोसाइट माइग्रेट, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो आपका मैच्योर लिम्फोसाइट होगा उसका माइग्रेशन होता है, इंटरैक्ट विद एंटीजेंस, और यहाँ पे क्या होगा, एंटीजन के साथ में इंटरैक्ट करता है। देखो प्राइमरी में क्या हो रहा था, वो एंटीजन सेंसिटिव हो रहा था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो एंटीजन के साथ में इंटरैक्ट करता है, यानी कि उसको काउंटर करता है ये, एंड देन प्रोलिफरेट, दैट मींस अपना नंबर को बढ़ाएगा, टू बिकम इफेक्टर सेल्स, और क्या हो जाता है, वो इफेक्टर सेल्स हो जाएगा, यानी कि अब वो क्या होगा, एंटीजन को प्रॉपर्ली तरह से फाइटिंग करता है उसके साथ में। ठीक है, ये सारे एग्जांपल होते हैं। तो हम लोगों का पहला जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है वो स्प्लीन। चलिए स्प्लीन क्या होता है, देखो इट इज अ बीन शेप ऑर्गन। ये किस तरह से बीन, ये जो मटर होता है ना, बटर मटर जो होता है, पी के शेप नुमा इसका शेप होता है। इट कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स। ये स्प्लीन किसे कंटेन करता है, लिम्फोसाइट्स को भी एंड
फेगोसाइट्स को भी। इट रिमूव्स वन आउट आरबीसीज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ब्लड। देखो ब्लड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसे ब्रेक डाउन करता है, और वो आरबीसी जो ऑलरेडी डेड हो चुका है, हम लोग जानते हैं कि रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पेन कितना होता है 120 डे, है ना। 120 दिन के बाद में आरबीसी क्या होता है, डेड कर जाता है। तो ये जो डेड आरबीसी हो चुका होता है उस आरबीसी को ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। इट इज अ रिजर्वॉयर ऑफ इरिथ्रोसाइट इन फीटस, यानी कि जो फीटस जो होता है, फीटस में जो आरबीसी जो डेड हो चुका है वो उसका रिजर्वॉयर होता है, यानी कि उसे क्या करता है, उसे स्टोर करके रखता है। इसी वजह से हम लोग स्प्लीन को क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। जितने भी आरबीसी होते हैं वो सभी आरबीसी को जो डेड, याद रखना लिविंग नहीं, जो आरबीसी डेड हो चुका 120 डेज के बाद में, उस आरबीसी सारे के सारे क्या होता है, स्प्लीन में आके दफन हो जाता है। नेक्स्ट, लिम्फ नोड्स। These are found in lymphatic system, ठीक है। ये lymph node कहाँ पे होता है, lymphatic system में present होते हैं। They trap microorganisms or other antigens that enter the lymph and tissue fluid। ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और अदर एंटीजन को ट्रैप करता है जो लिम्फ में और टिश्यू फ्लूइड में एंटर करता है। दे ट्रैप, ठीक है, यहाँ पे दे आ जाएगा, दे ट्रैप एंटीजेंस एक्टिवेट लिम्फोसाइट एंड कॉज इम्यून रिस्पॉन्स। ये क्या करेगा, ये जो एंटीजेंस आएगा उसे, वो एंटीजेंस को ट्रैप करके पकड़ने के बाद वो क्या कहता है, लिम्फोसाइट को एक्टिव कर देगा। और ये लिम्फोसाइट के एक्टिवेट होने की वजह से क्या होगा, इम्यून सिस्टम वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। ये हो गया लिम्फ नोड। उसका जो थर्ड टाइप्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं माल्टी, ठीक है, याद रखना, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इट इज लोकेटेड विदिन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में। ये कहाँ कहाँ पे होता है, रेस्पिरेटरी में आ जाएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में होते हैं। इट कॉन्स्टिट्यूट्स 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। देखो हम लोगों के बॉडी में जितना भी लिम्फोइड टिश्यू होते हैं उसका 50% ये माल्टी होता है, ठीक है। हम लोगों के बॉडी में जितने भी लिम्फोइड टिश्यू होता है उसका 50% ये म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सब्सटेंसेस विच कॉज एलर्जी आर नोन एज, यानी कि वो सब्सटेंसेस जो एलर्जी करता है उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन म्यूटाजेंस, एलर्जेंस, इरिटेंट्स या फिर एग्लूटिनोजेंस। देखो म्यूटाजेंस तो ये एक्चुअल में जीन में म्यूटेशन करता है, यानी कि जीन में चेंजिंग करता है, ये तो होगा नहीं। तो ये जो यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। ये जो ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sudden episode of sneezing, wheezing when you travel to a new place is due to what, ठीक है। तो कह रहे हैं जब कोई इंसान किसी नए जगह पर जाते हैं तो उससे क्या होता है, स्नीजिंग होने लगता है, विजिंग होने लगता है। तो इसका रीजन क्या है, क्यों होता है ये ऐसा। आपके ऑप्शंस हैं, इन्फ्लेमेशन की वजह से, एलर्जिक होने की वजह से, ऑटो इम्यून होने की वजह से, या रेजिस्टेंस होने की वजह से। हम लोग जानते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो एक्चुअल में क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन की वजह। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। So B is the right answers. Now next question. In initial days of lactations, ठीक है, the mother's milk colostrum is rich in which antibody। तो कह रहा है कि जब लैक्टेशन यानी कि जब फर्स्ट टाइम जो मदर्स का जो मिल्क जो ब्रेस्ट से जो निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। देखो जब मदर्स के ब्रेस्ट से मिल्क निकलता है उसे हम लोग लैक्टेशन कहते हैं, ठीक है। तो और जो मदर्स का जो फर्स्ट मिल्क होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो कह रहा है वो जो कोलेस्ट्रम होता है उस कोलेस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी सबसे ज्यादा होते हैं। और आपके ऑप्शन है ये एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी ई, एंटीबॉडी एम या फिर एंटीबॉडी जी। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा एंटीबॉडी ए। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जो फीटस होता है या फिर जो इन्फेंट होता है उसको एंटीबॉडी उसका बॉडी में बन नहीं पाता, तो उसको रेडीमेड एंटीबॉडी मिलता है ना, मदर्स डायरेक्टली उसे प्रोवाइड करती है एंटीबॉडी ए, ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडी ए होता है वो कोलेस्ट्रम से मिलता है। और ये जो एंटीबॉडी जी है, ये जो यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है एंटीबॉडी जी, ये कहाँ से पास होता है, प्लासेंटा से, ठीक है। ध्यान में रखना ये दोनों ही मदर की तरफ से आता है। ये मिलेगा कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडी ए, ठीक है, और ये जी मिलता है प्लासेंटा से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ डैश इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। और आपके ऑप्शन है ये पैसिव इम्यूनिटी, एंटीजन एंटीबॉडी इम्यूनाइजेशन या फिर एक्टिव इम्यूनिटी। इनमें से कौन सा
ये 4 प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस कौन सा बेस होता है, मेमोरी बेस पे आता है, ठीक है। सो इसका देखो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी, ये जो इम्यूनाइजेशन होता है जिसको हम लोग वैक्सीनेशन भी कहते हैं, ठीक है, ये किस बेस पे होता है, ये आपका मेमोरी बेस होता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, fetus receives dash from mother through the placenta during pregnancy, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम में fetus जो होता है मदर से कुछ ऑप्टेन करता है प्लासेंटा के थ्रू। आपके ऑप्शंस है एंटीजेंस, एंटीबॉडी, टी सेल्स या फिर बी सेल्स। हम लोग जानते हैं कि जो फीटस होता है वो मदर प्लासेंटा के थ्रू मदर से ऑप्टेन करता है किसे, एंटीबॉडीज, ठीक है। और वो कौन सा एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी जी, ठीक है, एंटीबॉडी जी ऑप्टेन करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ पैथोजेन हैज बीन प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल, दिस इज ड्यू टू विच टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपसे क्या करें, यहाँ पे एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ पैथोजेन, यानी कि पैथोजेन का हम लोग क्या बना रहे, एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स को बनाते, कौन से मेथड के जरिए। ऑप्शन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सो इसका जो राइट आंसर देखो पीएससीआर जो कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें जो हम लोग डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यहाँ पे डीएनए का हम लोग फिंगरप्रिंट को एनालाइज करते हैं ना कि उसका क्या उसका न्यूक्लियोटाइड का जो रिपीटिंग बेस यूनिट होता है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा था जहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं पैथोजेन का एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स को बनाते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। और देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि हम लोग जब टेस्ट बॉडी में फर्टिलाइजेशन करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय यूजिंग recombinant DNA technology hepatitis B vaccine is produced from, ऑप्शन है बैक्टीरिया, ईस्ट, फंजाई या फिर लाइकेन। तो कह रहा है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है उसे इस मेथड के जरिए हम लोग हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन को बनाए हैं। तो ये किससे बना, बैक्टीरिया से, ईस्ट, फंजाई या फिर लाइकेन, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। ईस्ट से हम लोगों ने इस हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन को ऑब्टेन किए थे। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके ये बताना कि जब हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो वैक्सीन ऑब्टेन होता है उसे हम कौन सा वैक्सीन कहते हैं, फर्स्ट जेनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जेनरेशन वैक्सीन या फिर थर्ड जेनरेशन वैक्सीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड, व्हेन अ क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड वी कैन, ऑप्शन है directly inject weakened pathogen at the times of emergency, directly inject perform antigens, directly inject perform antibodies या फिर directly inject immunosuppressant, ठीक है। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। देखो जब हमारे बॉडी को कभी भी क्विक इम्यून रिस्पॉन्स का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे क्विक इम्यून रिस्पॉन्स कब, जैसे मान के चलो किसी इंसान को स्नेक या फिर डॉग ने बाइट कर लिया, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, बॉडी को इमीडिएटली इम्यून सिस्टम का रिक्वायरमेंट होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, वीकेंड पैथोजन को अप्लाई करेंगे। देखो अगर हम लोग वीकेंड पैथोजन को डालेंगे तो बॉडी एंटीबॉडी को बनाएगा, और जब बॉडी एंटीबॉडी बनाता है तो काफी टाइम लगाएगा बनाने में, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। उसके बाद कह रहे हैं डायरेक्टली इंजेक्ट परफॉर्म एंटीजन। देखो हम एंटीजन को कैसे डाल सकते हैं, एंटीजेंस को अगर डालेंगे बॉडी तो एंटीबॉडी बनाएगा, अब कौन सा एंटीजन जा रहा है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। हाँ डायरेक्टली इंजेक्ट परफॉर्म एंटीबॉडी हम ये कर सकते हैं कि मान के चलो कोई स्नेक काटा, हम लोग जानते हैं स्नेक जब काटते हैं तो उसका वेनम होता है, तो हम उसका एंटीबॉडी के तौर पर क्या यूज करते हैं, हम लोग एंटी वेनम को देते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। हम लोग किसे यूज करते हैं, डायरेक्टली परफॉर्म, यानी कि एक रेडीमेड एंटीबॉडी को हम लोग बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और क्या देखिए डायरेक्टली इंजेक्ट द इम्यूनोसप्रेसेंट। देखो ये जो होता है इम्यूनोसप्रेसेंट एक्चुअली में कब हम लोग यूज करते हैं, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो उस टाइम उस ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद हम लोग इस टाइप का ड्रग्स को यूज किया जाता है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेटनस केस वी इंजेक्ट द व्हाट, यानी कि टेटनस के केस में हम लोग क्या इंजेक्ट करते हैं। ऑप्शन है एंटीजेनिक प्रोटीन्स, वीकेंड पैथोजेंस, एंटीबॉडीज या फिर सलाइन, ठीक है। ये ऑप्शन है हमारा। सो इन टेटनस केस वी इंजेक्ट व्हाट, देखो जब टेटनस के केस में हम लोग क्या देते हैं, डायरेक्ट रेडीमेड एंटीबॉडीज को बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। सो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
अ वैक्सीन इज ऑप्शन है प्रिपेयर्ड एंटीजेनिक प्रोटीन्स, या फिर इनएक्टिवेटेड, या फिर वीकेंड पैथोजेंस, लाइव पैथोजेंस, या बोथ ऑप्शन ए एंड बी। देखो ये जो हम लोगों का एक वैक्सीन होता है वो या तो एंटीजेनिक, ठीक है, या तो एंटीजेनिक प्रोटीन्स हो सकता है, या फिर इनएक्टिवेटेड, या फिर वीकेंड पैथोजेन को हम लोग यूज करते हैं एज अ वैक्सीन के तौर पर, ठीक है। ये लाइव लेकिन यानी कि एक जो लिविंग पैथोजेंस होगा, लाइव पैथोजेन, उसे हम लोग यूज नहीं करते। सो ऑप्शन हमारा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्यूनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन है पैसिव इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन, या फिर रेजिस्टेंस। देखो ये जो इम्यूनाइजेशन होता है ना, हम लोग इस इम्यूनाइजेशन को वैक्सीनेशन भी कहते हैं, ठीक है। इम्यूनाइजेशन का ऑल्टरनेटिव टर्म क्या होता है? वैक्सीनेशन भी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर एनी ग्राफ्ट या फिर ट्रांसप्लांट which medications does a patient have to take all his or her life, ठीक है। यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद में कौन सा मेडिकेशन उसे जिंदगी भर लेना पड़ता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। और ऑप्शंस है इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स, या फिर इम्यूनो सप्रेसेंट्स, या फिर इम्यूनो कॉम्पिटर्स, या फिर इम्यूनो डिप्रेसेंट। देखो ये जो ऑप्शन है इम्यूनो सप्रेसेंट्स, ये जो ड्रग्स होता है या फिर जो एक तरह का मेडिकेशन होता है, इसे हमेशा लेना पड़ता है जिंदगी भर। Which lymphocyte cells help B cells to secrete antibodies? इनमें से कौन सा लिम्फोसाइट B cells को हेल्प करता है एंटीबॉडी बनाने में? और आपके ऑप्शन है नेचर किलर्स, मैक्रोफेजेस, टी सेल्स, या मोनोसाइट्स। देखो हम लोग जानते हैं कि लिम्फोसाइट दो टाइप का होता है, एक होता है बी सेल्स, दूसरा होता है टी सेल्स, है ना। बी सेल्स क्या होता है? ये एंटीबॉडी को बनाता है, जबकि टी सेल्स एंटीबॉडी बनाता नहीं है, बट इस बी सेल्स को हेल्प करता है कि ये बी सेल्स एंटीबॉडी बना दे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The two types of lymphocytes responsible for immune response are, और आपके ऑप्शंस है ए टाइप, बी टाइप, टी टाइप, बोथ ए एंड बी। हम लोग जानते हैं कि ए टाइप एंड बी टाइप एंड टी टाइप, ठीक है। ये दोनों जो टाइप होता है बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ये दोनों हेल्प करता है। सो दैट मीन ऑप्शन बी एंड सी, ठीक है। सो दैट मीन राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। एन एंटीबॉडी हैज डैश हेवी चेन्स एंड डैश लाइट चेन्स रिस्पेक्टिवली। देखो हम लोग जानते हैं कि एक जो एंटीबॉडीज होता है उसके पास में दो हेवी चेन होता है, दो लाइट चेन्स होता है ना। दो हेवी चेन्स एंड दो लाइट चेन्स होते हैं। तो हम लोगों का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप कमेंट बॉक्स में ये बताना मुझे कि जो दो लाइट चेन्स और दो हेवी चेन्स होता है वो कौन से बॉन्ड के थ्रू बाइंडिंग होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, या फिर सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू बाइंडिंग होता है, ठीक है। दो हेवी चेन्स या फिर दो लाइट चेन्स, या फिर हेवी चेन्स, वन हेवी चेन्स एंड वन लाइट चेन्स के बीच में किस टाइप का बॉन्डिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a pathogen gains access to the body and second time, if a pathogen gains access to the body the second time, then a highly intensified response called dash may occur. उस हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं? एनाल्जेसिया, एनामनेस्टिक, या फिर एंथ्रोपोलॉजिक, या फिर आर्थस रिएक्शंस कहते हैं। देखो राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, एनामनेस्टिक। यानी कि जो हम लोग जानते हैं कि जब मान के चलो कोई बॉडी है, उस पर अगर कोई ऑर्गेनिज्म, किसी बॉडी पे अगर फर्स्ट टाइम का माइक्रोब्स आता है तो बॉडी उसका काउंटर रिस्पॉन्स करता है, लेकिन वो जो काउंटर रिस्पॉन्स होता है वो लो इंटेंसिटी। जब सेम ऑर्गेनिज्म, जब सेम माइक्रोब्स किसी सेम पर्सन पे, सेम माइक्रोब सेम बॉडी पे जब अटैक करता है, तो उस टाइम जो बॉडी जो रिस्पॉन्स देता है, जो काउंटर उसका रिस्पॉन्स करता है, वो हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एनामनेस्टिक। सेकेंडरी रिस्पॉन्स भी कहते हैं, और उसी का ऑल्टरनेटिव टर्म क्या होता है? एनामनेस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्यूनिटी कन्फर्ड बाय द टी लिम्फोसाइट इज नोन एज, और आपके ऑप्शंस हैं ह्यूमरल मेडिएटेड, टिश्यू मेडिएटेड, सेल मेडिएटेड, या फिर न्यूरली मेडिएटेड। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सेल मेडिएटेड, ठीक है। क्योंकि ये जो ह्यूमरल मेडिएटेड होता है ये कौन
कन्फर करता है? बी लिम्फोसाइट्स। और ये टी लिम्फोसाइट किसे कन्फर करता है? सेल मेडिएटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्वायर्ड इम्यूनिटी इज, ऑप्शन है पैथोजन स्पेसिफिक होता है, कॉन्जेनिटल होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है, पैथोजन नॉन स्पेसिफिक। देखो ये जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है। और हम लोग पढ़े ना दो टाइप का इम्यूनिटी, एक होता है इननेट इम्यूनिटी। जो इननेट इम्यूनिटी कैसा होता है? वो पैथोजन नॉन स्पेसिफिक होता है, और जबकि अक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक होते हैं। सो राइट ऑप्शन इज हियर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स secrete a protein called dash to protect other non-infected cells। और आपके ऑप्शंस है साइटोकाइन, इम्यूनोग्लोबुलिन, इंटरफेरॉन या फिर क्लॉटिंग फैक्टर। तो देखो हम लोग पढ़े थे इननेट इम्यूनिटी में जो फोर्थ नंबर जो पॉइंट था, जिसको हम लोग है ना, इननेट इम्यूनिटी हम लोगों ने पढ़ा था एक टर्म कि साइटोकाइन बैरियर, जहां पे क्या होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स secrete a protein called dash to protect other non-infected cells। साइटोकाइन बैरियर, इम्यूनोग्लोबुलिन, इंटरफेरॉन या फिर क्लॉटिंग फैक्टर। देखो हम लोगों ने इननेट इम्यूनिटी में जो फोर नंबर जो पॉइंट पढ़ा था, जिसे हम लोग साइटोकाइन बैरियर कहते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा था वहां पे कि एक जब एक नॉर्मल सेल्स को एक वायरस इन्फेक्ट करता है, तो वो जो इन्फेक्टेड सेल्स होता है एक पर्टिकुलर टाइप का केमिकल्स को रिलीज करता है। उस केमिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन। ठीक है, वो जो केमिकल्स आते हैं उस केमिकल्स का नाम एक्चुअल में क्या होता है? इंटरफेरॉन कहते हैं। ये इंटरफेरॉन क्या करता है? जो इन्फेक्टेड सेल्स के जो सराउंडिंग में जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उन्हें वो एक्टिव कर देगा, या फिर ये कह सकते हैं कि वो जो नॉर्मल सेल्स होता है, ये इंटरफेरॉन, ये केमिकल्स, वो सामने में जो नॉर्मल सेल्स होता है उन्हें ये प्रोटेक्शन करता है कि जो वायरस होता है वो वायरस इन सब सेल्स को अटैक ना करे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इंटरफेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, now next question, every day our body is exposed to a large number of infectious agents, but all are not capable of causing disease, this is due to। सो यहाँ पे क्वेश्चन कहने का मतलब है कि हम लोगों की बॉडी एवरी डे, हर एक सेकेंड, हर एक मिनट में बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी को अटैक करता है। बट ऐसा तो नहीं ना कि हम हर टाइम में बीमार रहते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। तो ऐसा क्या रीजन है कि हमारा बॉडी एवरी डे, एवरी मिनट्स में बॉडी पे कोई ना कोई पैथोजन अटैक करते रहता है, फिर भी हमारा बॉडी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता? इसका रीजन क्या है? डिक्रीज वायरुलेंस ऑफ पैथोजन, क्या पैथोजन का जो वायरुलेंस होता है वो डिक्रीज हो रहा है, या फिर इम्यूनिटी ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन की वजह से, या फिर जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन की वजह से, या फिर लाइफ स्टाइल ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन की वजह से। सो यहाँ जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी। हम लोग जानते हैं कि एक पर्सन्स का, एक इंडिविजुअल्स का जो इम्यूनिटी होता है वो मेन रीजन होता है, जो एक इंसान के इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके रखता है, जिसकी वजह से पैथोजन जितना भी अगर एंटर करता है तो बॉडी क्या करता है? उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी बनाते रहता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलुलर बैरियर ऑफ इननेट इम्यूनिटी? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलुलर बैरियर ऑफ इननेट इम्यूनिटी का कौन सा सेलुलर बैरियर नहीं है? पीएमएनएल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स। इनमें से कौन सा सेलुलर बैरियर नहीं है? हम लोग ने पढ़ा था ना कि जो हम लोग का जब ब्लड होता है, ब्लड में बहुत सारे सेल्स होते हैं, और वो सेल्स क्या करता है? जो माइक्रोब्स होता है उसे डाइजेस्ट कर लेता है, उसे डिस्ट्रॉय करता है। तो हम लोग पढ़ा था न्यूट्रोफिल्स भी करता है डाइजेशन, मोनोसाइट्स भी करता है, एंड लिम्फोसाइट्स भी करता है। बट ये जो हमारा जो थ्रोम्बोसाइट्स होता है ये ऐसा कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, सो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे वो आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्किन एंड म्यूकस इज विच टाइप ऑफ बैरियर अंडर इननेट इम्यूनिटी? तो इननेट इम्यूनिटी के अंदर में स्किन और म्यूकस किस टाइप के बैरियर के कैटेगरी में आता है? ये ऑप्शन है फिजियोलॉजिकल बैरियर, मॉर्फोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, या बोथ बी एंड सी। सो हियर इज द राइट आंसर इज फिजिकल बैरियर। ठीक है, ये जो स्किन एंड म्यूकस होता है वो क्या होता है? फिजिकल बैरियर आ जाएगा। और फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या होता है? जैसे कि सलाइवा इन स्टमक है ना, सॉरी
हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स फ्रॉम आइज। ये 3 जो एग्जांपल होता है वो फिजियोलॉजिकल का होता है। सो हियर इज द स्किन एंड म्यूकस इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल बैरियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्वायर्ड इम्यूनिटी हैज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, यानी कि अक्वायर्ड इम्यूनिटी का कौन सा फीचर्स होते हैं। ऑप्शंस है नॉन स्पेसिफिक, मेमोरी, एंटी कैंसर या फिर कॉन्जेनिटल। हम लोग जानते हैं कि जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है उसका फीचर्स ये होता है कि वो पैथोजन स्पेसिफिक होता है, और मेमोरी दैट मीन्स वो जो भी माइक्रोब्स एंटर करेगा बॉडी पे फर्स्ट टाइम अगर वो किया है तो उसे क्या करता है, ये रिमेम्बरिंग कर या रिमेम्बर करके रखता है, उसे याद कर, उसे रिकॉग्नाइज भी करता है और उसे याद भी करके रखता है। ठीक है, दैट मीन्स उसे रिमेम्बर करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अक्वायर्ड इम्यूनिटी हैज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, नॉन स्पेसिफिक, मेमोरी, एंटी कैंसर, कॉन्जेनिटल। हम लोग जानते हैं कि अक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, वो पैथोजन स्पेसिफिक होता है, और वो आपका जाके कैसा होता है, वो मेमोरी दैट मीन्स वो पैथोजन को रिमेम्बर करके रखता है। ठीक है, उसे याद करके रखता है कि फर्स्ट टाइम कौन सा पैथोजन बॉडी में एंटर किया था। सो राइट आंसर इज द